हेलो मेसी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी हेट्रोसाइक्लिक यूनिट को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे तो क्या कंटिन्यू करना है, देखिए हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की यूनिट ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट कर ली है, लेकिन इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, उसको पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ना, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर हमारा एक लेक्चर था, लेक्चर नंबर 9, जिसके अंदर हम पर्टिकुलरली बात कर रहे थे बेंजोफ्यूज 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, तो हमने बेंजोफ्यूज 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड तो डिस्कस कर लिए। आपके सिलेबस में सिर्फ 3 टाइप के बेंजोफ्यूज 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड थे, जिसमें से एक था आपका बेंजोपायरॉल, दूसरा था आपका बेंजोफ्यूरॉन और थर्ड था आपका बेंजोथायोफेन। तो हमने ये तीनों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पे डिस्कशन ले लिया था, जैसे आपके सिलेबस में इनकी रिएक्शन एंड सिंथेसिस पूछी गई थी, वो हमने डिस्कशन लिया था। लेकिन साथ ही साथ आपको मेडिसिनल एप्लीकेशंस भी बतानी थी आपके बेंजोपायरॉल एंड बेंजोफ्यूरॉन और बेंजोथायोफेन के ऊपर। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मेडिसिनल एप्लीकेशन क्योंकि हमारी छूट गई है, तो इनको भी हम डायरेक्टली क्या करते हैं, कवर करते हुए चलते हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हमने बेंजोपायरॉल पर डिस्कशन लिया था, उसका बी पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे मेडिसिनल एप्लीकेशन ऑफ बेंजोपायरॉल। ओके, तो बहुत ज्यादा आसान सी है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा चीजों को बस माइंड पर रखना पड़ेगा और सारी चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी। स्लाइड में आपके साथ शेयर कर लूंगी, आप वहां से इसके नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी जस्ट डिस्कस कर लेते हैं कि मेडिसिनल एप्लीकेशन आपके बेंजोपायरॉल के क्या रहते हैं। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी, क्योंकि पहले कुछ समझा के बैठूं ऐसा कुछ यहाँ पे कोई मैटर है नहीं। तो हम पर्टिकुलरली थ्योरी के साथ चलते हैं। तो देखो, पॉइंट्स के फॉर्म में पहले हम पढ़ते हैं। तो अब देखो, फर्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है। फर्स्टली यहाँ लिखा हुआ है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी कि ये क्या बोल रहा है, देखो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का क्या है, मेडिसिनल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और पर्टिकुलरली अगर हम लोग थायो यानी कि सल्फर की बात करें, तो सल्फर कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है, उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है मेडिसिनल इंडस्ट्री के अंदर। ओके, तो उसी चीज को यहाँ इसने बोला है कि आपके जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, इनका क्या है, हमारी जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेसेस चलती है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब के सब क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो ये बोल रहे हैं इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का क्या होता है, एक सिग्निफिकेंट रोल होता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बता रहा है, नेक्स्ट ये बोल रहा है एंड मेनी ऑफ देम आर द क्लिनिकली यूज ड्यू टू देयर डाइवर्स केमिकल एंड द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ये बोल रहा है इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में से बहुत सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनका यूज कहाँ किया जाता है, जिनको आप क्लिनिकली यूज करते हैं। क्लिनिकली यूज करते हैं मतलब मेडिसिनल पर्पस के लिए आप यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब क्यों करते हैं, क्योंकि देखो इनमें कुछ ऐसी खास बात होगी तभी करते होंगे। तो ये बोल रहा है इनकी क्या होती है, डाइवर्स केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इनके पास कुछ खास केमिकल प्रॉपर्टी, कुछ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है, जिस वजह से कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को हम पर्टिकुलरली क्लिनिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं, मेडिसिनल पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। ओके, यानी कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ठीक है और जगह भी यूज हो रहे हैं, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली हम क्लिनिकल पर्पस के लिए भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को। उसको नीचे एक रिपोर्ट के थ्रू भी हम बताएंगे कि कितनी ज्यादा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की नीड है मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर, और क्यों है, क्योंकि इनके क्या होता है, डाइवर्स केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी इनके अंदर देखी जाती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ एक रिपोर्ट की आपको बताया गया है, एक रिपोर्ट थी यूएस की, जो कि कब की थी, 2010 की ये रिपोर्ट है यूएस की, जो कि ये बोल रहा है इन 2010 US retail sale report that 80% of a drug molecule are containing heterocycles। यानी कि ये बोल रहा है कि यूएस में 2010 पे एक रिपोर्ट देखी गई थी, उसमें ये चीज ऑब्जर्व किया गया था कि जो 100% आपकी ड्रग, अगर आप उसको कितना सेल किया, अगर 100% अगर आपने ड्रग सेल की है, तो उसमें से जो 80% ड्रग आपकी सेल हुई है, वो ड्रग है, वो मेडिसिन है जो कि आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को कैरी करती थी। यानी कि हम बता सकते हैं कि यहाँ पे हम ये इंपॉर्टेंस दिखा सकते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का आपके ड्रग मॉलिक्यूल में, आपकी मेडिसिनल इंडस्ट्री में कितना ज्यादा यूज है, बिकॉज 80% जो ड्रग आपने सेल की है, यूएस की ये रिपोर्ट है, 80% जो ड्रग आपकी सेल हुई थी वो क्या कंटेन करती थी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को कंटेन करती थी। यानी कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का क्या है, मेडिसिनल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है अमंग देम indol is a most promising pharmacological active molecule and due to the chemical reactivity। तो ये बोल रहा है देखो इन सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में से, क्योंकि हम पर्टिकुलरली बेंजोपायरॉल की बात कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि आपके इन सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में से जो आपका बेंजोपायरॉल है, जिसे आप इंडोल भी बोलते हैं, तो इस इंडोल का क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब सेम चीज आप किसके लिए, देखो आपको एग्जाम में क्या है, किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए पूछ सकते हैं, तो आपके पास एक फॉर्मेट रहेगा, आप क्या करेंगे, पहले यही पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद जैसे
मैंने यहाँ इंडोल के लिए लिखा है, इंडोल के बजाय आप दूसरा मॉलिक्यूल जो भी, जैसे अगर आपको बेंजोथायोफेन दिया है तो आप यहाँ पर को बेंजोथायोफेन लिख सकते हैं। समझ में आया? तो फॉर्मेट स्टार्टिंग का वही रहेगा, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन भी करूंगी। तो आपने ऐसी चीजों को याद रखना है कि पॉइंट्स पहले यही रहेंगे, देन आप इंडोल के प्लेस में दूसरे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है अमंग देम इंडोल इज मोस्ट प्रोमिसिंग फार्माकोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल। तो ये बोल रहा है इन सारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में से इंडोल भी क्या है, बहुत अच्छा, या फिर आप बोल सकते हो बहुत प्रॉमिसिंग फार्माकोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। फार्माकोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल मतलब जिसका फार्मा में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके पास क्या होती है, केमिकल रिएक्टिविटी होती है। इसकी केमिकल रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम इसको भी क्या बहुत ज्यादा यूज करते हैं मेडिसिनल एप्लीकेशन के लिए। ओके, अब देखो अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है। अब देखो अब नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करने वाला है, एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करने वाला है। कुछ ड्रग्स के एग्जांपल डिस्कस करेंगे और उनके फंक्शन डिस्कस करेंगे। और ये जो ड्रग्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो आपकी क्या होगी, इंडोल बेस्ड होगी, या फिर आप बोल सकते हो बेंजोपायरोल बेस्ड होगी। यानी कि हम वो ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो किससे बने हैं, आपके इंडोल से बनी है, या फिर आप बोल सकते हो बेंजोपायरोल से बनी है। उनके अंदर जो स्ट्रक्चरल यूनिट होगी वो किसकी होगी, बेंजोपायरोल या फिर इंडोल की होगी। ठीक है, और उनके फंक्शंस डिस्कस करेंगे। आप चाहे तो आप इनके डायग्राम भी बना सकते हैं, सही रहेगा। ठीक है, अब देखो मतलब अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका सिर्फ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के ऊपर आता है तो आपको एग्जाम में क्या है, ये डायग्राम भी ऐड कर लेने हैं। अगर एग्जाम्पल्स एग्जाम में क्या है, आपको बेंजोपायरोल पूछा गया है, उसकी सिंथेसिस रिएक्शन पूछी गई है और साथ ही साथ उसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस पूछी गई है, तो आप डायग्राम को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ना यहाँ पे लिखा क्या है, सुनिएगा। ये बोल रहा है इंडोल बेस कंपाउंड। इंडोल बेस आपके कौन से कंपाउंड है, कौन सी ड्रग है? तो पहली ड्रग जो आपकी है वो आपकी क्या है, विनक्रिस्टिन। तो ये बोल रहे हैं विनक्रिस्टिन आपकी एक ड्रग है जो कि किससे बनी हुई है, आपके इंडोल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से बनी हुई है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये एक एंटी कैंसर ड्रग है, यानी कि इसे कैंसर के पेशेंट जनरली यूज करते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है विनक्रिस्टिन का। आप देख सकते हैं इसमें जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो किसकी है, आपके इंडोल की है। तो हम बोल सकते हैं ये जो विनक्रिस्टिन ड्रग है, जो कि आपको पता है एंटी कैंसर ड्रग है, तो बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा ये जरूरी है। तो ये किससे बनी है, इसको बनाने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ा, इंडोल का यूज करना पड़ा। तो अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज बता दी कि इंडोल आपका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर, इसका कितना ज्यादा क्लिनिकल यूज है। बिकॉज ये जो विनक्रिस्टिन ड्रग है जो कि एक एंटी कैंसर ड्रग है, कैंसर बड़ी डिजीज है, आप सभी को पता है। तो हमको क्या है, एंटी कैंसरस अगर ड्रग हमने बनानी है तो हमको विनक्रिस्टिन जो बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमको किसकी जरूरत होगी, इंडोल की जरूरत होगी। ठीक है, सेकंड आपको एक और ड्रग दी हुई है जो है आपका रेस्प्रिन। तो ये बोला जो रेस्प्रिन है ये आपका किसकी तरह एक्ट करती है, ये हाइपरटेंसिव ड्रग की तरह एक्ट करती है। और इस रेस्प्रिन को बनाने के लिए भी आपको किसकी जरूरत पड़ती है, इंडोल की जरूरत पड़ती है। तो ये जो डायग्राम है ये है आपकी रेस्प्रिन का। और इस रेस्प्रिन में आप देख सकते हैं यहाँ भी आपको इंडोल की स्ट्रक्चरल यूनिट देखने को मिल रही है, जिस वजह से हम ये भी शो कर सकते हैं कि रेस्प्रिन भी आपकी जो कंपाउंड है, ये जो ड्रग है वो किस पे बेस्ड है, इंडोल पे बेस्ड है। यानी कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो किसकी है, इंडोल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की है। इस वजह से अगर आपको रेस्प्रिन बनानी है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, तो इसको बनाने के लिए भी आपको इंडोल की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका एमिडालिन। एमिडालिन जो ड्रग है ये आपकी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। इसको बनाने के लिए भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, इंडोल की जरूरत पड़ेगी। और ये आपका क्या रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको मैंने पहले भी बोल दिया सिर्फ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस पूछी गई है तो आप डायग्राम ऐड कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर आपको सिंथेसिस एंड रिएक्शन के साथ पूछा जाता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि चीजें इतनी सारी माइंड पर रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप कर लीजिएगा। बाकी आगे क्या लिखा है, तो ये हमने डिस्कस किया। आगे बोल रहा है एंड मैनी मोर डिस्क्राइब द मेडिसिनल एंड द फार्माकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अ इंडोल इन अपलिफ्टिंग द ह्यूमन लाइफ। तो ये बोल रहा है इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंस है जहां आपका इंडोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। और हम इस वजह से ये बोल सकते हैं कि आपका जो इंडोल है इसका मेडिसिनल एंड फार्माकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत है, अगर आप ह्यूमन लाइफ को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। यानी कि ह्यूमन लाइफ के लिए आपका फार्माकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और मेडिसिनल इंपॉर्टेंस आपका इंडोल का क्या है, बहुत ज्यादा है। ओके, इसके अलावा आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, वेयर इज indole and its derivative are extensively used in a medicines and the pharmacological industry। सेम चीज यहाँ पर रिपीट की हुई है। और नेक्स्ट यहाँ पर एक और चीज लिखा हुआ है, ये बोल रहा है indole derivative is called as a indigo and used in a dye step called as a textile industry। तो यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है कि जो आपका इंडोल रहते हैं इनके डेरिवेटिव्स को आप इंडिगो बोलते हैं। और आपको पता है इंडिगो कहाँ यूज किया जाता है, डाई स्टफ के लिए, यानी कि डाइंग के लिए यूज किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, और आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इंडोल जो है और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं
ये क्या है, बोल सकते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है। कहाँ पे, कुछ डिजीज यहाँ पे दिखाई हुई है, इन डिजीज के लिए, जैसे मतलब इन डिजीज की ड्रग्स बनाने के लिए, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, मलेरिया है, आपका कैंसर है, वही चीज है जैसे हमने ऊपर बताया, वही चीज नीचे। इसके अलावा और भी आपकी डिजीज हैं जहां पे आपका इंडोल क्योर की तरह यूज किया जाता है। इंडोल से बहुत सारी मेडिसिन आप बना सकते हैं। इसके अलावा अब कुछ हम लोग पर्टिकुलरली डायरेक्ट फंक्शंस बता रहे हैं कि आपका जो इंडोल है, आपका जो बेंजोपायरोल है, ये कहाँ कहाँ कौन कौन से पोर्शन को कवर करता है, किस किस एजेंट की तरह ये एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्टली यहाँ पे पहला पॉइंट आपको क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा है एंटी माइक्रोबियल्स। तो ये बोल रहा है आपका जो बेंजोपायरोल है, आपका जो इंडोल है, वो क्या है, जब ड्रग बनाएगा तो उस ड्रग के अंदर ये किस तरह का एक्ट करता है, तो ये बोल रहा है ये एज अ एंटी माइक्रोबियल की तरह भी एक्ट कर सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये एज अ एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है, एंटी ट्यूमर एजेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है, एज अ हाइपर कोलेस्ट्रोमिक एजेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है, एंटी कैंसर एजेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है, एंटी हिस्टामाइंस की तरह भी एक्ट कर सकता है, एंटी ऑक्सीडेंट की तरह भी एक्ट करता है, एज ए रेसेप्टर एगोनिस्ट की तरह भी ये एक्ट करता है, एंटी डायबिटिक एजेंट की तरह भी ये एक्ट करता है। तो देखो हम क्या है, इसे फ्लो चार्ट के थ्रू भी आप बना सकते हैं, ज्यादा इफेक्टिव लगेगा एग्जाम में। यानी कि सेंटर पे आप लिख लेना अपना इंडोल, इंडोल या फिर आप बेंजोपायरोल, और ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो आप, मैंने तो टाइम सेव करने के लिए इतनी एडिटिंग नहीं की। आप क्या कर सकते हैं एग्जाम में, क्या है, थोड़ा अपने आंसर को इफेक्टिव लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे फ्लो चार्ट पे अपना आंसर लिख सकता है। पहले तो थ्योरी हो गई, एग्जाम्पल हो गई, स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। बाकी आप लिख सकते हैं कि आपका इंडोल जो है वो कहाँ कहाँ आपका यूज करता है। ये एज ए एंटी माइक्रोबियल की तरह एक्ट करता है, ये एज ए इंफ्लामेटरी एजेंट की तरह एक्ट करता है, ये एंटी ट्यूमर एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ आप इनके फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं है, ये इनके सिंपली क्या है, मेडिसिनल एप्लीकेशंस है, और इतना आपके लिए एग्जाम के लिए काफी है। ठीक है, इतना आपके लिए इनफ है। तो ये अभी हमने सिर्फ एक मेडिसिनल इंपॉर्टेंस पढ़ी है, मतलब एक कंपाउंड की मेडिसिनल इंपॉर्टेंस पढ़ी है, बेंजोपायरोल की। इसके अलावा जो बेंजोथायोफेन है, जो आपके बेंजो कौन है, बेंजोफ्यूरोन है, उनकी भी क्या है, मेडिसिनल एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सेम रहेगी सबकी। अब मैं आपको थ्योरी आपको यही लिखनी है, बट जो आप एग्जांपल्स पुट करेंगे वो आपके थोड़े डिफरेंट होंगे। बाकी सबके सब क्या है, यही फंक्शंस प्ले करते हैं। ठीक है, ये चीज माइंड पर रखना, बदलने की जरूरत बार बार पड़ती ही नहीं है। एक बार आप मेडिसिनल एप्लीकेशंस पढ़ लेंगे, वो हर जगह रिपीट होगी। बस आपको एग्जाम्पल पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे इंडोल बेस्ड कंपाउंड हमारे ये थे, इंडोल बेस्ड ड्रग यहाँ थी। अब हम लोग यहाँ पे दूसरे पढ़ेंगे, बेंजोफ्यूरोन बेंजोथायोफेन पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपकी ड्रग्स चेंज हो जाएंगी। बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज रहेंगी, और लिखना भी आपने एज इट इज है। इतनी चीज क्लियर आई। तो अभी इस लेक्चर को तो यहीं पे फिनिश कर लेते हैं बेंजोपायरोल पे। देन नेक्स्ट लेक्चर जो मैं बनाऊंगी उस पर हम दूसरे कंपाउंड के भी मेडिसिनल एप्लीकेशंस को कवर करेंगे। ओके, तो होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर लेक्चर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तो अभी लेक्चर को फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।